हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियबिलिटी के अंदर डार्बॉक्स थ्योरम पढ़ेंगे। डार्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? f इज डिफरेंशिएबल ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी इफ f इज differentiable on closed interval a b and if k is number between and if k is real number between f dash a and f dash b, यानी कि जो फलन f है उनका जो डेरिवेटिव है एट पॉइंट a और ये f डैश b, इनके बीच में मैंने एक नंबर लिया है k। तो इंटरमीडिएट थ्योरम क्या बोलती है? देन देयर एग्जिस्ट a number c belong to open interval a b such that f dash c is equal to k। समझे क्या? यदि आपके पास कोई फलन f डिफरेंशिएबल दे रखा है उन क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि एफ डैश ए और एफ डैश बी बराबर नहीं है, तभी तो उनके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर ये बराबर होगा तो इनके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट कैसे करेगा? ठीक है, तो इफ k इज द नंबर बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, यानी कि जो एफ डैश ए है ये लेस देन मान लो k से और ये लेस देन मान लो b से, एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में एक नंबर है k। तब बोल रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि एक ऐसा c मिलेगा a और b के बीच में कि ये f डैश c है जो है वो उसके इक्वल होगा। ऐसे बोलती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट बिल्कुल इजी है, समझ में आया ना? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम है। तो आज हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सिंस पहले तो हमें क्या बोल रहा है कि जो k है वो f डैश a और f डैश b के बीच का नंबर है कोई, है ना। लेट f डैश a इज लेस देन k इज लेस देन f डैश b। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान सकते हैं ये ऐसा फलन ना। अब फिर क्या बोला, और जो हमने एक फलन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेट g बी ए फंक्शन on closed interval a b such that g of x is equal to f of x minus kx। जो हमारा फलन है एफ एक्स एफ और जो हमने के नंबर लिया है उनका डिफरेंस एक फंक्शन ले लेते हैं। तो देखो हमारा फंक्शन एफ बी क्या डिफरेंशिएबल है और के एक्स भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी। तो इसका मतलब g इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। बिल्कुल इजी स्टेप था ना। नेक्स्ट, अब जब हमारा फलन f डिफरेंशिएबल है, g डिफरेंशिएबल है, तो g डिफरेंशिएबल हो गया, इसका मतलब g कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब g इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, g क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये बाउंडेड भी है। g इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब इसका कोई न कोई इन्फिमम या सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। g अटेन्स इन्फिमम एंड
सुप्रीमम इन क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। इतनी बात तो बिल्कुल ही समझ में आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट। अभी इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं। इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, जी डैश एक्स क्या आएगा हमारा, एफ डैश एक्स माइनस के, ये आ जाएगा, है ना। अभी मैं चेक करूंगा वैल्यू किसकी, हमारे जी डैश ए की। जी डैश ए पे वैल्यू क्या देगा, जी डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस के। अब देखो स्टार्टिंग में हमने माना था कि जो एफ डैश ए है वो के से छोटा है। अब जब एफ डैश ए के से छोटा है तो छोटे में से जब बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब जी डैश ए हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। ठीक है, अब देखो हमारा क्या, जी डैश जो है वो नेगेटिव आ गया। अब जी डैश नेगेटिव आ गया, तब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि कोई फलन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अगर लेस देन है तो उसमें वो उसके अराउंड एक नेबरहुड मिलेगा, एक अराउंड जिसमें वो ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग होगा, समझ रहे हो। बाय प्रीवियस थ्योरम, हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी आई थिंक, बाय प्रीवियस थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए एक अराउंड डेल्टा नेबरहुड, एक अराउंड डेल्टा नेबरहुड ए प्लस डेल्टा ले सकते हैं, सच दैट जी एक्स क्या होगा इसमें, ह्रासमान डिक्रीजिंग होगा, सच दैट जी इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, समझ रहे हो। ठीक है, अब जब ये डिक्रीजिंग होगा किसमें, ए प्लस डेल्टा में, ये डिक्रीजिंग है, ये मान के चलो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे है ए प्लस डेल्टा, है ना। और ये बोल रहा है कि ए से लेके ए प्लस डेल्टा में हमारा फलन क्या है, डिक्रीजिंग है, ऐसे है, ऐसे है, कहीं भी मान लो, ठीक है, ऊपर नीचे जो भी है ऐसे है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ए के ऊपर तो वैल्यू ए प्लस डेल्टा से बड़ी ही होगी। इसका मतलब ए के ऊपर वो कभी भी अपनी इन्फिमम वैल्यू नहीं रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब, ये जो लाइन लिखी हमने, इसका मतलब हुआ एफ जो ए है वो कभी भी एफ का इन्फिमम पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। तो लिख लीजिए, इसका मतलब जी नेवर अटेन इन्फिमम एट ए, जी नेवर अटेन्स अटेन्स इन्फिमम एट ए। अभी पता है हम क्या शो कर रहे हैं, हम ये शो कर रहे हैं कि जो जी डैश, सॉरी क्या होना चाहिए था हमारा, एफ डैश सी इज इक्वल टू के, यानी एक सी ऐसा मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, ओपन इंटरवल में होगा सी। तो हम दिखा रहे हैं कि वो सी जो है वो ए के इक्वल भी नहीं है और बी के इक्वल भी नहीं, ये दिखा रहे हैं। तो हमने ये तो दिखा दिया कि सी जो है वो ए के इक्वल नहीं है। अब यहाँ से दिखाऊंगा मैं, देखते जाओ आप, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जो ए के इक्वल भी नहीं होगा, बी के इक्वल भी नहीं होगा, और वो उसके ऊपर एफ है, वो जी है, वो अपना इन्फिमम रखेगा। और जो भी जी इन्फिमम रखेगा वही पॉइंट अपना ये वाला बनने वाला है। आप देखते जाओ आप, ठीक है। अब देखो एट ए, अब ये तो बात होगी कि जी अपना इन्फिमम वो ए पे अटेंड नहीं करेगा। अब बात करेंगे बी की। अब बात
देखो जी डैश बी निकालो, जी डैश बी कैसे निकालोगे, एफ डैश बी माइनस के। अब देखो हमने पहले ही मान के चले थे कि एफ डैश बी है वो के से बड़ा है, अब बड़े से में छोटा घटाएंगे तो ऑब्वियसली बड़ा आएगा। अब ये जी है जो बी के ऊपर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब जी है वो बी के अराउंड इंक्रीजिंग है, इसका मतलब जी इज इंक्रीजिंग इन सम नेबरहुड ऑफ बी। तो वो आप मान सकते हो बी माइनस डेल्टा और बी, ये तो ले सकते हैं ना नेबरहुड। इस साइड तो जा नहीं सकते बी से इस साइड, क्योंकि ये बी है, मान लो इस साइड जा नहीं सकते क्योंकि हमारा इंटरवल क्या है, ए से बी के बीच में ही है, तो बी से इस साइड नहीं जा सकते, इस साइड ही लेंगे हम वो जो भी इंटरवल लेंगे वो। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो फलन है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। अभी मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ, ये मान लो b माइनस डेल्टा है और ये मान लो b है, और इसने बोला इस इंटरवल में हमारा फलन जो है वो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये देखो b के ऊपर वो कभी भी अपना इन्फिमम नहीं रखेगा, इन्फिमम रखेगा तो वो कहीं कहीं इस साइड रखेगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि b के ऊपर तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो आप क्या लिखोगे, इसका मतलब g नेवर अटेंड इट्स इन्फिमम एट बी। दो बात हमने देख ली कि जी जो है वो अपना जो इन्फिमम है वो ना तो ए पे अटेंड कर रहा है और ना ही बी पे अटेंड कर रहा है, और हमने ऊपर देखा था कि जी बाउंडेड है, जी बाउंडेड है और कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब वो इन्फिमम तो रखेगा ही रखेगा ए बी के अंदर, है ना। और ये भी दिखा दिया कि वो ना तो ए पे रख रहा है और ना ही बी पे रख रहा है, तो इसका मतलब कहाँ रखेगा फिर, तो वो बीच में रहेगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग टू AB, open interval AB such that infimum of G at C, या फिर इसको मैं अदर फॉर्म में लिखूं कि जी सी इज इक्वल टू एम, जो क्या है इन्फिमम है। समझ रहे हो इतना। तो हमने एक ऐसा पॉइंट सी ढूंढा है ए बी के अंदर जिसके ऊपर फलन जो हमने नया कंस्ट्रक्ट किया है जी एक्स बराबर एच सॉरी एफ एक्स माइनस के एक्स, वो अपना इन्फिमम रख रहा है इस पॉइंट पे एम पे सॉरी सी पे। और एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको एक पीछे थ्योरम करवाई थी कि कोई भी फलन किसी पॉइंट पे अगर अपना इन्फिमम रख रहा है तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो होता है, इसका मतलब जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा। इन्फिमम का मैं अगर आपको ग्राफिकली मीनिंग बताऊं तो थोड़ा जूम इन करते हैं। हाँ, तो मैं आपको ग्राफिकली मीनिंग बताऊं, मान लो ये पॉइंट है हमारा ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में देखो, ना तो ए के ऊपर इन्फिमम रख रहा है ना बी के ऊपर इन्फिमम रख रहा है, तो फलन जो हमारा जी है वो कहीं ना कहीं बीच के अंदर इन्फिमम रखेगा, ये जरूरी नहीं, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस इन्फिमम जो है वो इस एफ ऑफ ए, ये वाला और ये वाला जो भी पॉइंट होगा इससे नीचे होगा, तो ये वाला कोई पॉइंट होगा जहां पे हमारा फंक्शन क्या है इन्फिमम रख रहा है, ये पॉइंट मैंने लिया है सी। तो कहने का मतलब अपने इन्फिमम यानी कि इन्फिमम इसके ऊपर जब आप जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो एक्स एक्स के समांतर होती है। एक्स एक्स के समांतर होने का मतलब इसके ऊपर जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा, यही मतलब होता है। ओके, तो अगर हमारा फलन जी सी के ऊपर इन्फिमम रख रहा है इसका मतलब जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी माइनस के इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब हमें एक सी मिल गया, देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू के। समझ में आ रही ना बात। तो ये बहुत ही इजी थ्योरम है, लेकिन मैं आपको देखो ये भी प्रूव करवाता हूँ अभी कि ये जी डैश सी जीरो ही होगा।
कि हमारा जी जो फंक्शन है वो सी के ऊपर इन्फिनिमम रख रहा है, तो जी का डेरिवेटिव एट सी पे 0 ही होगा ओनली, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो उसके आगे तो आपको समझ में आ गया ना, अगर ये 0 हो गया तो एफ डैश सी माइनस के इज इक्वल टू 0 और एफ डैश के सी इज इक्वल टू, हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो आपको मैं ये स्टेप और बताता हूँ एक्स्ट्रा से, ओके। तो देखो, सपोज ये 0 नहीं है, बड़ा है, मान लो जी डैश सी इज ग्रेटर देन 0, ये मान लिया पहला केस, ठीक है। तो अगर ये बड़ा है, अगर किसी फलन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे बड़ा है तो वह इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब g इज इंक्रीजिंग इन सम नेबरहुड ऑफ c, यानी कि c प्लस डेल्टा c माइनस c माइनस डेल्टा c प्लस c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब f ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन f ऑफ c, क्योंकि c जो है वो डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं x यहां से लूंगा, देखो c माइनस डेल्टा और c, ये वाला ये भी तो ये भी c का ही नेबरहुड है ना, तो मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं। तो देखो इसके अंदर कोई भी x होगा तो वो c से छोटा होगा ना, कोई भी x होगा वो, तो इफ x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा c में से होगा, तो इसका मतलब x इज लेस देन c, और x इज लेस देन c है, इसका मतलब f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ c, क्योंकि जो, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, g, f नहीं g लेना है हमें। तो हमारा जो फलन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, किसमें, इस नेबरहुड में। अगर मैं एक x लेता हूं जो क्या है c से छोटा है, ले सकते हैं ना, इसमें से कोई भी पॉइंट लोगे x, वो c से छोटा ही होगा, और हमारा जो फलन क्या बोलता है कि g जो है वो इंक्रीजिंग होगा इस नेबरहुड में, इसका मतलब f ऑफ x g ऑफ x जो है वो लेस देन होगा g ऑफ c से। तो यहां से हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या आता है, हमने क्या माना था कि g जो है, g ऑफ c जो m है वो इनफिनिमम है, इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि g ऑफ c से उसकी वैल्यू छोटी आ जाए। कहने का मतलब सारे के सारे g ऑफ x जो है वो फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, ये कंडीशन होती है हमारी इनफिनिमम की, यानी कि g की वैल्यू एट c पे सबसे स्मॉल होगी, इससे स्मॉल कोई भी वैल्यू नहीं होने वाली। बट यहां से हम देख पा रहे हैं अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव ले लिया तो हमारा g जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा इन सम नेबरहुड ऑफ c, और हमने इसमें से एक पॉइंट उठाया कोई जो c से छोटा है, उस केस में हमारा जो f जो है f(x) जो है g ऑफ c से g ऑफ x जो है वो g ऑफ c से छोटा हो गया, और लेकिन g ऑफ c से तो कोई छोटा हो ही नहीं सकता बिकॉज ये तो इनफिनिमम है। तो इसका मतलब दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ m इज इनफिनिमम ऑफ g, दिस इज contradiction of that gc is infimum, got it, okay। तो हमारा एक केस तो फेल हो गया कि हम g डैश c को पॉजिटिव नहीं ले सकते। अब नेगेटिव लेके देखते हैं, क्या पता उस केस में काम करे या ना करे, ठीक है। तो दूसरा केस लेते हैं, कौन सा कलर चूज करूं बताओ, ब्लैक करते हैं। तो दूसरा केस, व्हेन g डैश c इज लेस देन 0, हमारा जो डेरिवेटिव है g का एट c पे वो अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा।
तब देखो तब भी एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा सी के अराउंड जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। जी इज डिक्रीजिंग इन some neighborhood of C। तो मैं इसको लेता हूँ C और C प्लस डेल्टा, आगे वाला लेता हूँ क्योंकि देखो ये होता है ना, ये मान लो C है और ये पॉइंट है C माइनस डेल्टा और ये पॉइंट है C प्लस डेल्टा। तो इस नेबरहुड में तो वो डिक्रीजिंग है ना, आगे वाले में इसमें, तो मैं इसमें से कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया C इज लेस देन X। ठीक है, अब हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, फंक्शन जो है हमारा डिक्रीजिंग है, यानी कि डिक्रीजिंग है ना इस इंटरवल में, तो यानी कि जो एफ ऑफ सी की वैल्यू है, सॉरी जी ऑफ सी की वैल्यू ये वाली इस पॉइंट से बड़ी है, इसका मतलब एफ सॉरी ये एफ क्यों लिख रहा हूँ मैं पता नहीं, जी ऑफ सी इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। अब फिर प्रॉब्लम आ गई क्या कि जी ऑफ सी तो हमारा इन्फिमम था, बट हमें तो एक ऐसा पॉइंट सी मिल गया कि जी ऑफ सी जी ऑफ एक्स जो है जी ऑफ सी से भी छोटा आ गया। तो दिस इज contradiction that g of c is infimum। ठीक है, तो दोनों कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब g डैश c इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, इलाज नहीं है इसके पास। अगर ये हुआ तो इसका मतलब f डैश c माइनस के सी सॉरी के सी नहीं आएगा, के ओनली के आएगा इज इक्वल टू 0, और ये हुआ तो इसका मतलब f डैश c इज इक्वल टू के। तो हमें बोला गया था कि यदि k f डैश b और f डैश a के बीच में बिलोंग करता है तो एक ऐसा c मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि बाउंड्री पॉइंट के इक्वल नहीं होगा जो हमने शो अप किया था, एक ऐसा c मिलेगा इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू के, और जो हमने अभी अभी ये वाला प्रूफ किया है। तो ये था एक इसका काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ है। तो ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में अगर पूछा भी ना जाए तो भी ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, है ना, और इसका नोट्स बना लीजिए, नोट्स में उतार लीजिए। तो आज मैं आपको ये थ्योरम ही करवाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है, तो एक बार इसको आप खुद रिपीट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी